अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जो आपने सवाल किया कि किस तरह संभालते हैं या किस तरह मैनेज करते हैं, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इसका हमारे पास बने हुए हैं 100 भैंस का एक शेड, 150 भैंस का एक शेड। हुँ, तो उसका अलग इंचार्ज होता है, मुंशी होता है, हुँ, हुँ, जो हुँ, उसका समझो मालिक होता है इनडायरेक्ट। वो हुँ, जिसको चाहे नौकरी से निकाल दे, जिसको चाहे नौकरी पे रखे, हुँ, नीचे स्टाफ को। 150 हुँ, माल के लिए 18 आदमी होते हैं उसके अंडर, और 100 हुँ, माल के लिए 12 आदमी उसके अंडर होते हैं। हुँ। एसएचओ कह लें आप इलाके का। अपने इलाके का एसएचओ हाँ, है। तो इस तरह से हमने शेड बनाए हुए अलग अलग। जितना लड़का जो मुंशी काबिल है उसको हिसाब से भैंसें दी हुई है, किसी को 300 भी दी हुई है। हुँ, जो बहुत सीनियर है, 20-25 साल से मेरे साथ है, तो उसको 300 भैंस दे दी, वो 300 को हैंडल कर लेता है। हुँ, तो उसको आप डिवाइड कर दो तो आसानी से हैंडल हो जाएगा। और आप सब कुछ देखना चाहोगे तो नामुमकिन है, इतने हुँ, बड़े हट को देखना ही नामुमकिन है। ऐसी है। लेकिन वो जिम्मेदार लड़के हैं, और उनकी तनख्वाह भी अच्छी होती है, और वो नीचे वालों से काम लेना भी जानते हैं, हुँ, और अपने रखते भी वही हैं, निकालते भी वही हैं। मुझसे तो सिर्फ तनख्वाह लेने का हकदार है वो महीने की। और मैंने इस पॉलिसी ये की है कि ये गरीब लोग होते हैं, तो मैंने 15-15 दिन तनख्वाह देनी शुरू कर दी। हुँ, हुँ, आप मुझसे एडवांस मांगो ना, मैं आपको एडवांस दूँ। आप 15-15 दिन बाद तनख्वाह ले लो अपनी, महीने में 2 बार ले लो। मुझे हुँ, महीने बाद भी देनी है तो आप 2 बार ले लो। आपका हाथ खुला रहे। हुँ, 15 दिन घर भेज दिए, 15 दिन की यहाँ रोटी पानी कांडी वाली कर ली। तो ये सब पॉलिसियाँ थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी आपको उनके साथ चलना पड़ता है। तो फिर हुँ, वो ईमानदारी से काम करते हैं अपना। हुँ, मेरे को तो आज तक तकलीफ ना लेबर की कभी हुई है, हुँ, हुँ, ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी लोकेशन अच्छी हो। अब मेरे यहाँ से एक वाले बस अड्डे को फ़ोन करते हैं, तो बस मेरे सुपर हाई मैं M9 पर हूँ बिल्कुल, 800 फुट अंदर, 1000 फुट। हुँ। तो ये पैदल चले जाते हैं, बस वाला खड़ा होता है, बैठ कर पकौड़ा निकल गया, खाने वाला निकल गया, जहाँ भी जाना है। यानी स्टाफ की ये सहूलत है। सहूलत होनी चाहिए। अगर अंदर होता तो उसको वहाँ से टैक्सी रिक्शा करके कैंट जाना पड़ता, रेलवे बुक करना पड़ता है। तो आपकी लोकेशन अच्छी हो, अच्छी अच्छी जगह पर आप हों, तो हुँ, फिर आपको ना लेबर की तकलीफ होती है ना कोई चीज़। हुँ। तो इसलिए अल्लाह का करम है कि इस टाइम लोकेशन अच्छी मिल गई मुझे। जी, आज सब चारा मैनेज करना जानवरों का, हम्म, इतने हम्म, जानवरों का, वो हम्म। भी एक बड़ा मुश्किल भाई काम है। देखो, मैंने अपनी ये 98 में मुझे ये समझ आ गई थी कि काम बड़ा औखा हो जाएगा जब तक अपना चारा नहीं होगा। हुँ, और दूसरी, चारे के अलावा अपनी गाभिन भैंसें नहीं होंगी तो भी रिसाइकलिंग में नहीं होंगी भैंसें, कटवाना हल नहीं है। जैसे हमारे हुँ, कराची के फार्मर बहुत सारे बेचारे कटवाते हैं, जगह नहीं है उनके पास, क्या करें वो भी। हुँ। तो जगह नहीं है, चारा महँगा है, अफ़ोर्ड नहीं करते। नहीं, अयूब खान के ज़माने में कराची से भैंसें निकाले गई तो 750 एकड़ भैंस कॉलोनी में ज़मीन अयूब खान ने दी। हुँ, इसके बाद किसी गवर्नमेंट को तौफीक नहीं हुई कि वो 700 एकड़ या 800 एकड़, आबादी 3 लाख से 5 करोड़ पहुंच गई। अब हुँ, सब हमने अपने अपने रकबे लिए हैं और अपने अपने रखा है। वैसे तो ये बड़ी गलतियां हैं गवर्नमेंट की, किसी एक को नहीं बोलता मैं, सारे के सारे कसूरवार हैं। तो वो उनको एकड़ में, उस टाइम 100 भैंसें होती थी, एकड़ में 100 ही रखनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, 400-400 रखी हुई है उन्होंने, भैंस कॉलोनी वालों ने। तो बीमारी से भी जान नहीं छूटती उन बेचारों की। और जगह है नहीं, जगह इतनी महंगी हो गई अतराफ में कि वो खरीद नहीं सकते। भैंस खरीदने की जगह खरीदें। तो हुँ, बहरहाल कि ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है, और ये हमारी बैकबोन है। हम इंडस्ट्री में चाइना, जापान, जर्मन से नहीं पहुंच सकते। चाइना चाइना ने सबको हरा दिया है, लेकिन इसमें हम उसको हरा सकते हैं, हुँ। ज़राअत में। क्योंकि हमारी लेबर सस्ती है, ज़मीनें सस्ती हैं, पानी अल्लाह ने बेबहा दिया हुआ है, अबशार का, ग्लेशियरों का पानी पिघल के। तो हमें वो काम करना चाहिए जो हमें रास आ रहा है। नहीं, लेकिन अब वो भी इसमें भी बहुत तरक्की कर गए, हमसे बहुत आगे हैं, लाइव स्टॉक में भी। गाय में तो आगे हैं, लेकिन भैंस तो नहीं है ना उनके पास। अब भैंस नहीं है वो ऐसी। भैंस को बहुत पसंद करते हैं। मैं चाइना वालों से बहुत बार मिला हूँ, इधर आते हैं, भैंस का गोश्त भी पसंद करते हैं, और दूध भी बहुत पसंद करते हैं। अब अब मोज़ेला चीज़ इससे ज़्यादा बनाते लाहौर हैं। से एक्सपोर्ट भी हुआ है कुछ भैंस का। अब शेखुपुरा में उन्होंने अपना एक फार्म भी, फार्म भी रिसर्च बनाया सेंटर है, भी हाँ। बनाया तो हुआ ये है। उधर से मोज़रेला चीज़ बनाते हैं या जो भी करते हैं। हुँ, इनके यहाँ आप, हमारे पास ये ब्लैक गोल्ड पड़ा हुआ है, इसको संभालें हम 100 लीटर वाली गाय का मुकाबला अमेरिका से करेंगे तो हमें भी 100 साल चाहिए। तो इससे बेहतर ये अपने पास गोल्ड है, इसको बढ़ाएं, इसकी पैदावार बढ़ाएं। और हुँ, घास का जो आपने कहा ना कि ग्रीन फॉडर, तो ग्रीन फॉडर मैंने तकरीबन 400 एकड़ पे लगाया हुआ है अपना। हुँ, ये नेपियर ग्रास और किंग ग्रास, और बरसीम भी लगता है, ज्वारी भी कभी लगती है, कभी कभार को और चीज़ें, मकई शकई का भी टुकड़ा आ जाता है, लगा लेते हैं। तो मिक्स खिलाते रहते हैं, रोड ग्रास भी लगा हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सबका मिक्सचर चलता रहता है, ताकि हर चीज़ की तमाम, हर घास की अपनी प्रोटीन है, अपनी अलग। तकरीबन कितना सब्ज़ चारा एक भैंस को देते हैं आप? तकरीबन इधर कम कम देते हैं, 15 किलो फी भैंस तो लाजमी देना है हुँ, 24 घंटे में।
और सातुड़ी देते हैं? तूरी और वंडा राशन। वंडा कितना देते हैं? वंडा तकरीबन 9 किलो और बाकी भूसा भूसा खा के पेट भरती है। होना तो ग्रीन फॉडर तो होना चाहिए मन या 35 किलो, लेकिन कराची में इतना ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना महंगा पड़ जाता है, क्योंकि कराची से नज़दीक तरीन ज़रूरी इलाका है 180 किलोमीटर हैदराबाद, उसके आगे से ही आना है नहरी इलाका। तो उसको जितने का घास नहीं उतने की ट्रांसपोर्टेशन लग जाती है अब। तो इसलिए कराची में घास ज़्यादा नहीं खिला सकते हम। यही मेरी भैंसें हैदराबाद में अपने रकबे पर, तो वहाँ मन घास खाती हैं, तो वहाँ सिर्फ ट्रैक्टर ट्राली से उठा के सामने डालना है उनको। तो मुझे वो कटाई समेत 40 मन कॉस्ट आती है उसको डालने की, कुतर करके 40 रुपए फी मन। कुछ भी नहीं, मुफ्ती होगा। हाँ, 30 रुपये कटाई लगती है, 10 रुपये ट्राली का समझ लो मिक्स का एक्सपेंसेस। तो उसको कुतर करके पड़ जाता है, तो हमें वो 1 रुपए किलो। हाँ, वो भूसा भी हमें नहीं खिलाना पड़ता, वहाँ कम खाती है। फिर घास, भैंस या कोई भी जानवर ग्रीन घास खाने के लिए पैदा हुआ है, भूसा तो जबरदस्ती डालना है ना उसको, मजबूरन। वो पेट भरता है अपना, अब नहीं डालोगे तो उसने खाना है, भूसे पे गुस्सा उतारना है। तो आप ग्रीन फॉडर डाल दो तो भूसे को बहुत कम खाएगी। दूध का कंपैरिजन किया जाए, जहाँ आप मान खिलाते हैं सबस चारा वहाँ, और जहाँ 15 किलो खिलाते हैं, तो दोनों में क्या फर्क पड़ता है? उधर कुछ बढ़ जाता है। ग्रीन फॉडर खा के ही खुश है। यानी यहाँ 15 किलो साथ आप वंडा ज्यादा देते हैं, वंडा देते हैं। हाँ, और वहाँ कितना वंडा देते हैं? वंडा नहीं देते वहाँ, बहुत कम, 2 किलो वंडा डाल दिया। पूरा कर जाती है? हाँ, दूध पूरा कर जाती है। यहाँ जितना कर जाती है? हाँ, इतना कर जाते हैं तकरीबन। वहाँ तकरीबन माल हमारा ज़्यादातर वो हम लोग नहीं बेचते हैं दूध वाला। वहाँ दूध तो कराची मार्केट है ना, वहाँ हम लोग बेचते हैं जो आखिरी में भैंस होती है, गाभन होती है 6 महीने की, 5 महीने की, फिर वो थोड़ा सा दूध होता है उसमें 2-3 किलो टाइम का, तो वो वहाँ जाके आराम से चल रही होती है। भैंस उधर? हाँ, उधर जाके गाभन भी हो जाती है। नहीं, यहाँ से पहले तो गाभन ही होती है लगभग। मेरी 95% रिसाइकलिंग में भैंसें हैं। 5% कुदरती नहीं लगती, बच्चादानी खराब हो गई, कुछ हो गया तो मैं नहीं कह सकता उसका। फिर इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, खराब नहीं लगी वो नहीं लगती, फिर उसको फिर सीधा कमेले बेचते, नई भैंसें आ जाती हैं। ये एक से इजाफी बात कर दूं, आपको बताना मैं भूल गया कि जो बच्चा डिलीवरी करती है भैंस, हमारे इधर कॉन्सेप्ट ये है अभी तक देहातों में और शहरों में कि जब तक ये जहर नहीं फेंकेगी तब तक इसको बच्चे को दूध ना पिलाया जाए। इस बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। भैंस भी आ जाए, उसके जहर फेंकने का कोई वास्ता नहीं दूध पिलाने से। आप बोली उसको फ़ौरन 15 मिनट के अंदर पिलाएं, आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम, उसको बच्चे को वो एंटीबॉडीज को उसको बचाएगी। अगर आपने 8 घंटे बाद पिलाई तो वो आधा पानी आधा दूध हो, आधा बोली बच गई। तो ये बिल्कुल गलत है कि ये अगर हम इसकी बोली पिला देंगे बच्चे को तो जहर रोक लेगी, बिल्कुल गलत, 100%। आप उसको अगर सर्दी है तो हल्का सा नीम गर्म पानी पिला दें, डिलीवरी के बाद जहर फेंक देगी फ़ौरन। गर्मी है तो ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो हमारे खाड़े बना के पिलाते हैं गुड़ के और बीच में सौंफ वगैरह डाल के। वो मेला फेंकने के लिए, लेकिन जो जहर फेंकने का वास्ता है वो उसका हमारे सबके जहनों में डाला हुआ है सदियों से कि जब तक ज्वाई नहीं करनी जब तक उसका जहर ना फेंक दे। तो जहर तो कभी 8 घंटे फेंकते, कभी 6 घंटे फेंकते, तब तक वो हर मिनट में उस बोली की वैल्यूज बदल रही होती हैं। और वो जो दुनिया में आया एक नई जान, उसके लिए भी तो डिले हो रहा है, उसको फौरी कोलेस्ट्रम चाहिए। फुली कोलेस्ट्रम चाहिए। तो ये करेंगे तो फिर मोर्टेलिटी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये हम लोगों ने भी बहुत साल तक बेवकूफ़ी की, ये जो जहर फेंकने वाली। लेकिन जब मैं यूएसए में गया 2003 में, 27 दिन का कोर्स था, तो वहाँ उन्होंने घड़ी दिखाई हमें कि अभी ये जो गाय भी आई है इसका कोलेस्ट्रॉम में ये एंटीबॉडीज़ हैं, आधे घंटे बाद इतनी कम, 1 घंटे बाद इतनी कम, 24 घंटे में पानी हो गया था 0। तो आपने जितना जल्दी पिला सकते हो, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे तक, खैर है, आप पिला लो उसको फ़ौरन, उसका पेट भर दो, ताकि वो अपनी जो पेट में उसके खून की वो है वो गंद बाहर काली जुलाब कर ले पहला। तो फिर समझो कि उसको सेफ हो गया, आधा सेफ तो वहीं हो गया वो। अब 8 घंटे बाद पिलाना था बेचारे के, उसका नसीब फिर। तो इसलिए सबसे बड़ी गलती हमारे इधर, मैंने भैंस कॉलोनी में कॉन्फ्रेंस में तकरीरें की, अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन के इजलास में, कुछ लोगों ने समझा, कुछ ने नहीं समझा। तो बहरहाल ये कि अगर जेर ना फेंके भैंस तो फिर उसका क्या नुकसान है? इसकी बहुत सारे नुस्खे हैं, टोटके हैं। देसी अपना उससे फेंक ही देती है, फिर क्यों नहीं फेंकेगी? देसी टोटके बहुत हैं, दवाएं भी इंग्लिश भी हैं, फेंक ही देती है, करो तो कोशिश। नहीं तो रात से निकाल लेते हैं, मुंशी होते हैं अच्छे तगड़े, वो हाथ से निकाल लेते हैं डंडी डाल के लपेट के। लेकिन वो बहुत कम नौबत आती है। अगर आपकी पानी, सबसे पहले कह रहा हूँ ना कि अगर आपकी
सर्दी में रात को ब्याही है तो आपने नीम गर्म पानी 30-40 किलो तैयार रख लेना है, 10-10 किलो 4 बाल्टी पी जाएगी वो। पी जाएगी पानी? हाँ पी जाएगी, नीम गर्म होगा फौरन पिएगी, ठंडा होगा तो मुँह हटाएगी, जैसे पानी पिएगी जहर बाहर आ जाएगा। अच्छा, वैक्सीनेशन आप इसको कौन कौन सी करते हैं भैंस को? वैक्सीनेशन सिर्फ फुट एंड माउथ की करता हूँ मैं। फुट एंड माउथ अभी तक जान नहीं छोड़े पाकिस्तान के, मुँह खोर की वैक्सीन, बाकी फिर जरूरत नहीं है। गलघोटू वगैरह ये नहीं, कोई गलघोटू है ही नहीं पाकिस्तान में, खामखा किए जा रहे हैं हम लोग। मैंने 25 साल से गलघोट की वैक्सीन नहीं की, एक भैंस भी नहीं मरी गलघोट में। अच्छा, ये खामखा के हमारे इधर पानी बेच रहे हैं, इसकी आप वैक्सीन कभी गलघोट को उठाएं, उसको लेप करा लें, उसमें सिर्फ पानी है, कोई इसमें वो नहीं। तो ये बस एक चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, फंड खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं जो लेबोरेटरी वाले हैं। हमने तो कई साल हो गए, मैंने बल्कि यहाँ कोई भी फार्मर मेरे अतराफ जितने भी मेरे यार दोस्त थे, मेरा डॉक्टर होता था उसकी भैंसें होती थी, अमेरिका चला गया, अब तो कनाडा चला गया, उसने भी नहीं लगाया 15 साल तक यहाँ रहा, जब तक एक बार भी गलघोटू एक भी नहीं भरी भैंस। ये तो बकायदा ये गवर्नमेंट के जो कैलेंडर्स हैं उनमें शेड्यूल वैक्सीनेशन में गलघोटू की वैक्सीनेशन शामिल है। दफ्तर में बैठ के बनाया उन्होंने कभी भैंस की दुम भी नहीं देखी है, जिन्होंने बनाया शेड्यूल ये। खड़े हो जाए ना फार्म पर कहीं जाके, गलघोट कहाँ आई है बताएं मुझे ना, और रेंडर पेस्ट कहाँ आई है अब कभी भी। 93 के बाद पाकिस्तान से रेंडर पेस्ट भी खत्म हो गई, आरपी बोलते थे उसको, आते कट के बाहर आ जाती थी, मेरे पास ही आई थी 94 आखिरी 93-94 में, उसके बाद बस वो नहीं तो वो कहेंगे जी अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करते तो दोबारा आ जाएगी वापस। बेकार बात है, ना गलघोट आएगी ना आरपी आएगी। फुट एंड माउथ है, ये बिल्कुल मानने वाली बात है, नहीं करते हैं तो आपने अगर फुट एंड माउथ की वैक्सीन की फिर भी आ जाती है फुट एंड माउथ में कोई भैंस, लेकिन वो 3-4 दिन में रिकवर खुद ही हो जाती है, इसका इम्यून सिस्टम उसको वो लाइट होता है ना, अटैक लाइट आता है ज्यादा। तो बहरहाल ये अल्लाह न करम, अब इस साल भी हमारी कुछ 10-15 आई फुट एंड माउथ में, लेकिन हमने कोई नहीं की, वैक्सीन की थी वो खत्म। डॉक्टर अफजल साहब ने जो वैक्सीन कराई थी FAO के तहत 3-4 साल, रशियन वैक्सीन, बहुत लाजवाब रिजल्ट था, फिर वो FAO का फंड खत्म हो गया, अब हम तुर्की से और इधर उधर से मंगा के कर रहे हैं, और अभी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट के साथ, अल्लाह करे ये इनकी तुर्की के जॉइंट वेंचर से यहीं बन जाए पाकिस्तान में वैक्सीन, तो सबसे अच्छा हो जाएगा काम। सबसे अच्छी बात तो यही है कि जिन जानवरों को लगनी है उसी देश में ही वो तैयार हो। बस इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी, मैं इसका मेंबर भी हूँ इनकी हाई कमेटी का, तो अभी मीटिंग हुई थी मिनिस्टर साहब से, तो ये मैंने जोर दिया, मैंने कहा सब छोड़ो काम के लिए ये कर लो एक, पैसे भी इसमें, पैसे क्या लगता है हो जाएगा इसमें? पैसे भी कमाओगे, मैंने कहा इसमें, इसलिए मैंने कहा मैंने इसमें आपको पैसे भी बचेंगे, आप मुफ्त नहीं दो फार्मर को, कुछ थोड़े मुनासिब पैसे ले लो, जो बाहर के मंगाते उससे आधे ले लो, 25% तब भी बचता आपको। आप पूरा बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। अच्छा बताएं कि भैंस कम होती जा रही पाकिस्तान में। बिल्कुल, तो क्या हाल है, किस तरह इसको प्रिजर्व किया जाए? देखो, एक डिमांड सप्लाई अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है काम। पहले हमने कभी नहीं देखी थी कि कराची से बसों में भैंस की पाड़ियाँ चढ़ के जाएं। अब हर ग्वाला देखता है, हर इधर लेबर हमारे पास है, मेरे पास 500 लेबर है, 500 लेबर की कोशिश होती है कि आसपास से जो मुझे पार्टी मिले मैं घर ले जाऊँ, गाँव वो पाल लूँ, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है 5 लाख की या 10 लाख की जो भी है। तो अब पलनी शुरू हो गई हैं 3-4 साल से, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन हर गरीब आदमी के लिए ये एक सोने की कान है समझो। दो पाल लेता है अगर उसके अपने गांव में आम के बाग के अतराफ या गन्ने के खेत के आगे पीछे घास ले आते हैं, उनकी माइयाँ औरतें बच्चे सब ये खुद लगा लेते हैं, तो अब शौक बढ़ गया उनमें। देहात में तो फैमिलीज को काम ही होता है, पूरी फैमिली जो है। मैंने कहा ये अब मैं देख रहा हूँ कि ये बसों में मुझे हर दफ़ा सुपर हाईवे पे बस में बस स्टॉप पे 2-4 खड़ी होती हैं। अच्छा, पहले पंजाब से और बाकी एरिया से यहाँ आती थी, अब यहाँ से उधर को जाती है। अब ये छोटे बच्चे ले जाते हैं, वहाँ पालते हैं, फिर इनकी भैंस बन जाती है कुछ दिनों में। तो ये अच्छा साइन है, हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अब ये क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई हल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ देखना ही बेकार है, ये खुद ही आपको हमको स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, जिस तरह FMD की वैक्सीनेशन है, वो प्राइवेट नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं करनी है। फिर जैसे दूध का रेट है, ये डी कैपिंग होनी चाहिए, प्राइस कैप ना करें, ताकि जो अच्छी क्वालिटी डिमांड सप्लाई पे छोड़ दें। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दें। फिर इसी तरह कुछ ब्रीड इम्प्रूवमेंट की चीजें हैं, सीमन क्वालिटी का है, अच्छे बुल्स का सीमन है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है फार्मर्स को, फार्मर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करे, तो इधर यहाँ हमारे काम करने दे। जी जमील मेमन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। यकीनन आपने बहुत ज़बरदस्त और किसानों के लिए जो कारगर टिप्स हैं वो हमें दी हैं। इस पर अमल करके जो भैंस पालने वाले काश्तकार हैं वो यकीनी तौर पे अपने बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।